चलिए क्वेश्चन फिर आज हम लेकर आए आप लोगों के बीच। ये भी मॉक टेस्ट है, यानी कि जो भी इस बार एग्जाम देना है यूजीसी नेट जून 25 में जो देना है या किसी भी यूनिवर्सिटी का पैट का एग्जाम देना है, सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था नेट में या पीएचडी पैट के एग्जाम में, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को डिजाइन किए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following best describe the main function of ICT in education? एक्चुअली निम्न में से कौन सा आईसीटी का शिक्षा में मुख्य कार्य सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? यानी कि इसमें पूछ रहा है क्या कि जो बेस्ट डिस्क्राइब है। देखिए एजुकेशन में जब से आईसीटी आया है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया है ना, तब से एजुकेशन क्या हो गया, बहुत इजी हो गया है। मतलब कि पढ़ाई बहुत इजी हो गया है। उसको बेस्ट मेन काम क्या है, बेस्ट फंक्शन क्या है, आपको वो बताना है आईसीटी के एरिया में। स्टोरिंग टेक्स्ट बुक, क्या जितना भी टेक्स्ट बुक है सबको स्टोर किया जाने लगा डिजिटली? जी नहीं, ये नहीं होगा। डिलीवरिंग द लेक्चर विदाउट टीचर्स, क्या बिना टीचर के बिना लेक्चर दिया जा रहा? नहीं, ये भी नहीं होगा। इनहांसिंग टीचिंग लर्निंग थ्रू डिजिटल टूल्स, यानी कि क्या हुआ कि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाना। देखिए जितना भी डिजिटल का यूज हुआ अभी के दौर में, इससे क्या हुआ, एजुकेशन जो है ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। डिजिटल टूल यूज करके एनिमेशन करके पढ़ाना, इससे क्या होता है कि एजुकेशन के एरिया में आईसीटी का ज्यादा लेवल बढ़ गया है। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल एजुकेशनल फुली, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी कि इनहांसिंग टीचिंग लर्निंग थ्रू द डिजिटल टूल्स, डिजिटल टूल्स के द्वारा टीचिंग लर्निंग इनहांस हुआ। जैसे आप घर बैठे तैयारी करते हैं, किसके वजह से, डिजिटल के वजह से ना। आईसीटी क्या है, आईसीटी इन एजुकेशन प्राइमरी एम्स टू इनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आईसीटी की वजह से ही आज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा आगे बढ़ा है। यूजिंग टूल्स सच है, जैसे स्मार्ट बोर्ड के वजह से डिजिटल कंटेंट, स्मार्ट बोर्ड है उसमें सारा नोट पीडीएफ रहता है, उसे देख देख कर टीचर पढ़ाते हैं। मतलब क्या, पहले क्या था, बोर्ड पे लिखना होता है, इससे टाइम सेविंग होता है। क्या होता है, इससे टाइम सेविंग होता है। स्मार्ट बोर्ड आ जाने से डिजिटल कंटेंट रहता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, क्या है ये, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, इट सपोर्ट्स ट्रेडिशनल मेथड्स रेदर देन द रिप्लेसिंग देम। ओके, यानी कि शिक्षा में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल सामग्री और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे उपकरणों से सुधारना है। ये सब उपकरण लगा करके एजुकेशन को क्या है, सुधारना है। यानी कि यह पारंपरिक तरीका का पूरक होता है। जो जो पहले से चल रहा होता पारंपरिक तरीका का क्या होता है, पूरक होता है, ना कि स्थान मात्र। ठीक है, पूरे सिस्टम को देखता है। इस तरह से आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 2 में आते हैं। 2 क्वेश्चंस क्या है, which component is not considered a part of ICT infrastructure, यानी कि निम्न में से कौन सा घटक आईसीटी अवसंरचना का भाग नहीं माना जाता है, वो आपको बताना है। कौन सा भाग आईसीटी का नहीं माना जाता है? देखिए हार्डवेयर नहीं माना जाता है, ऐसे क्वेश्चन पर आपको फोकस करना होता है। यानी कि इसमें गलत वाले आंसर को चुनना है। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ आईसीटी, आईसीटी का पार्ट है। सॉफ्टवेयर भी आईसीटी का पार्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी आईसीटी का पार्ट होता है। लेकिन करिकुलम कंटेंट, ये जो करिकुलम है ये आईसीटी का पार्ट नहीं होता है, ये पाठ्यक्रम का होता है, यानी कि बुक का होता है। इसलिए आपका सही आंसर सी होगा, क्योंकि ये गलत है। गलत आंसर चुनना है तो सही सी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आईसीटी जो है ना, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द फिजिकल एंड डिजिटल टूल्स। जो रेफर होता है भाई, वो फिजिकल और डिजिटल टूल्स में आईसीटी को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, तो ऑपरेट आईसीटी सिस्टम्स
लाइक हार्डवेयर की जरूरत होता है, जैसे कंप्यूटर सर्वर हो गया, सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी होना चाहिए। लेकिन करिकुलम जो होता है, करिकुलम कंटेंट इज एजुकेशनल मटेरियल नोट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? एक एजुकेशनल मटेरियल होता है करिकुलम। ओके। आईसीटी जो होता है अवसंरचना उन भौतिक और डिजिटल उपकरणों को संदर्भित करती है जो आईसीटी प्रणाली के संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, बिना उससे होगा नहीं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया। जबकि आपका पाठ्यक्रम सामग्री जो होता है शैक्षिक विषय वस्तु होती है, ना कि अवसंरचना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो गया। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। 3 क्वेश्चंस क्या है? Which of the following is an example of synchronous ICT communication? मतलब synchronous मतलब क्या होता है? समकालिक होता है। निम्न में से कौन सा समकालिक synchronous ICT का संचार का उदाहरण है? ठीक है, इसमें आपको synchronous पूछा जा रहा है, मतलब कि दोनों ओर से बातचीत होना। क्या होता है? ईमेल क्या होता है? एक तरफा होता है, एक तरफ से बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? दोनों तरफ से संचार होता है ना। आप वीडियो पे बात करते हैं, देखते हैं दूसरे को, क्या होता है? दोनों तरफ से तुरंत फीडबैक मिलता है। हाँ, यह क्या हो जाएगा? आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, जो कि क्या सिंक्रोनस मीडिया हो जाएगा। दोनों तरफ से बातचीत होता है। डिस्कशन फोरम चर्चा मंच नहीं होगा, ब्लॉग पोस्ट नहीं होता है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द राइट। क्यों? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्यों क्या होता है कि हैपेंस इन रियल टाइम, जो आप रियल टाइम बात करते हो। जैसे वीडियो कॉल क्या है? आप अगर बात करते हैं तो आप रियल टाइम बात करते हैं वीडियो कॉल पे, फ्रेंड से बात कर रहे हैं या घर में बात कर रहे हैं, क्या होता है? रियल टाइम को शो अप करता है। जैसे पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट साइमल्टेनियसली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ रियल टाइम इंटरेक्शन। आप रियल टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो एट ए टाइम। जबकि ईमेल क्या होता है? आप ईमेल जब करते हैं, ईमेल या व्लॉग्स या फॉरम्स, एसिंक्रोनस होता है, मतलब एक तरफा बातचीत होता है। एक तरफा होता है, मतलब आप किसी को मेल करते हैं तो बाद में आपको मेल को देखकर रिप्लाई करता है। एट टाइम रियल टाइम में बातचीत नहीं होती है। ठीक ना? यानी कि समकालिक संचार वह होता है जो वास्तविक रियल टाइम में होता है। जैसे कि वीडियो कॉलिंग, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका क्या होता है? रियल टाइम में होता है। इसमें क्या है? इसमें भागीदार एक ही समय में संवाद करते हैं। जैसे ईमेल हो गया, ब्लॉग हो गया आदि, क्या है? असमकालिक है। एसिंक्रोनस होते हैं, जो कि बाद में रिप्लाई किया जाता है, एट ए टाइम रिप्लाई नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। which term which term refers to the unethical use of ICT tools in academics? मतलब कि शैक्षणिक क्षेत्र में आईसीटी उपकरणों के अनैतिक उपयोग को किस शब्द से जाना जाता है? मतलब जो अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आईसीटी का तो यूज है ही, गुड अच्छा यूज है, लेकिन जो लोग अनएथिकल यूज करते हैं, फालतू का यूज करते हैं, वो क्या कौन सा शब्द से जाना जाता है कि लोग आईसीटी को दुरुपयोग करते हैं? क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, वो बताना है आपको। देखिए ई लर्निंग, उससे हम पढ़ाई करते, बात सही है ना? सही। उसके बाद डिजिटल डिवाइड, ये भी बात सही है। साइबर एथिक्स का पालन होना चाहिए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो पालन होना चाहिए साइबर एथिक्स का। लेकिन साइबर प्लगरिज्म, साइबर साहित्यिक चोरी, ये जो होता है अनएथिकल यूज है। मान लीजिए किसी का पेपर, रिसर्च पेपर है, तो आप उसके मतलब उसका पेपर को चोरी नहीं कर सकते। जो भी है प्रॉपर रेफरेंस मेंटेन करना होता है। यही जो होता है क्या अनएथिकल है, क्या आपका अनएथिकल है, जो कि आईसीटी में होता है, यानी कि डी आंसर सही होगा। इसका एक्सप्लेन क्या है? साइबर प्लगरिज्म जो होता है, ये एक्ट ऑफ कॉपिंग डिजिटल कंटेंट के अंदर आता है, लाइक आर्टिकल्स हो या असाइनमेंट फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट गिविंग, यही बात बताए थे अभी हम, विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट। आप जिसका भी ले रहे हो, मान लीजिए मतलब कि पेपर उठा कर पढ़ रहे हैं, या उनका आप पेपर लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए अपना रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, प्रॉपर साइटेशन देना होता है, रेफरेंस मेंटेन करना होता है। यानी कि जिनका किया हुआ काम है उनको क्रेडिट देना होता है, विच इज अनएथिकल इन एजुकेशन। नहीं देते हैं तो यही आपका क्या होता है? अनएथिकल हो जाता है
एजुकेशन में। साइबर साहित्यिक चोरी का अर्थ है कि इंटरनेट से लेख या असाइनमेंट जैसी डिजिटल सामग्री को बिना उचित श्रेय दिए कॉपी करना। आप उसको श्रेय नहीं दे रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, जो शिक्षा में क्या है, जो शिक्षा में अनैतिक माना जाता है। क्या है? अनैतिक माना जाता है। इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब कि समावेशी शिक्षा में आईसीटी की क्या भूमिका होती है। आईसीटी की क्या भूमिका होती है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग मटेरियल टू ऑल, सभी को समान शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, यही तो है। जो क्या होता है आईसीटी में, जो होता है सभी को एक समान एजुकेशन, एक समान शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करना, यही आपका क्या हो जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाता है। प्रमोटिंग रूट जी नहीं, रूट लर्निंग को, रटने को यहाँ प्रमोट नहीं किया जाता है। रिप्लेसिंग टीचर इन रूरल, ऐसा नहीं कि मत ग्रामीण क्षेत्र में नया टीचर को रख देंगे। लिमिटिंग एसेस, ये भी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आईसीटी जो देखते हैं, आईसीटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग मान लीजिए कि डिफरेंटली एबल्ड, रूरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मतलब कि गरीब में आता है, और इक्वल मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यू एस हुआ, यानी कि गेट इक्वल एक्सेस टू लर्निंग थ्रू ऑडियो बुक्स, स्क्रीन रीडर्स, सब टाइटल्स etc। समावेशी शिक्षा में आईसीटी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के, जैसे विकलांग लोग हो गए, ग्रामीण हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गए, से आने वाले छात्रों को ऑडियो बुक प्रोवाइड किया जाता है, स्क्रीन रीडर, सब टाइटल आदि के माध्यम से समान पहुंच मिल सके। ये आपका आईसीटी का मतलब कि समावेशी शिक्षा में आईसीटी की भूमिका होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is best represent the concept of digital divide, यानी कि निम्न में से कौन सा डिजिटल अंतर की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे अच्छी तरह जो होता है गैप बिटवीन, गैप थोड़ी दर्शाएगा भाई, गैप रहेगा तो अनइक्वल एक्सेस टू आईसीटी टूल्स एंड इंटरनेट, यानी कि आईसीटी उपकरणों और इंटरनेट तक असमान पहुंच, यही क्या होता है आपका अवधारणा को दर्शाता है, अवधारणा। ठीक है, यानी कि डिफरेंस एज ऑफ, ये नहीं होगा, कॉस्ट डिफरेंस ये नहीं होता, क्या होता है आपका unequal access to ICT tools and internet। The digital divide refers to the gap between, जो गैप होता है एक्चुअली, उस गैप को जो होता है देखा जाता है, गैप बिटवीन दोज have access to modern information, क्या है modern informations and communication technology like computers and internet, यानी कि those who do not often due to economic, जियोग्राफिक एंड सोशल रीजन्स, उन लोगों के बीच की खाई को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उन लोगों के बीच की जो खाई होती है, उस खाई को दर्शाता है जिनके पास आधुनिक सूचना और संचार तकनीक जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच है, जिनके पास नहीं है। अक्सर आर्थिक, भौगोलिक या सामाजिक कारणों से ये होता है। किसके कारण होता है? सामाजिक, यानी कि अनइक्वल एक्सेस टू आईसीटी टूल्स, इंटरनेट, आईसीटी उपकरणों और इंटरनेट तक असमान पहुंच रहता है, इसको वो दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्या है? Which among the following is an ICT based assistive technology for visually impaired learners, यानी कि निम्न में से कौन सी आईसीटी आधारित सहायक तकनीक नेत्रहीन छात्रों के लिए है। जो छात्र नेत्रहीन है उनके लिए भी आईसीटी में है, तो किस तरह से है? इंटरेक्टिव मेथड, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड नहीं होता है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ये जो है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जो होता है, ये आईसीटी में जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। वीडियो व्याख्यान नहीं होता है, ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इसमें नहीं होता।
तो जो स्क्रीन रीडर जो होता है कन्वर्ट ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इनटू अ स्पीच और ब्रेनली भाषा में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जो मतलब कि डिजाबल्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ब्रेनली लिपि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यानी कि इनाबलिंग द विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स टू एसेस डिजिटल कंटेंट इंडिपेंडेंटली। यानी कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जो होता है स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को आवाज या ब्रेल लिपि में परिवर्तित कर देता है, जिससे नेत्रहीन उपयोगकर्ता डिजिटल सामग्री को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। उनके लिए ये वाला स्क्रीन रीडर आता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेंट्स ऑफ आईसीटी व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइमरी यूज्ड फॉर? यानी कि आईसीटी के संदर्भ में क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको ये बताना है कि उसमें मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। मैनेजिंग क्या है? मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइस? जी नहीं, मैनेजिंग हार्डवेयर के लिए नहीं होता है। मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइस, ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ऑप्शंस आ गया इसमें। उसके बाद क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस, ये भी नहीं होगा। एसेसिंग क्या है? सॉफ्टवेयर एंड डाटा ओवर द इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर और डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए बात सही है। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है एक्चुअली अलाउ अस टू स्टोर, क्या है? स्टोर मैनेज एंड एक्सेस डाटा एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ रियलिंग ऑन लोकल सर्वर और पर्सनल डिवाइसेज। यानी कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या होता है? उपयोगकर्ता को डाटा और एप्लीकेशंस को इंटरनेट के माध्यम से संग्रहित एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे स्थानीय सर्वर या व्यक्तिगत डिवाइस की निर्भरता कम हो जाती है। यही आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइस ही होना चाहिए। ठीक है। एसेसिंग सॉफ्टवेयर डाटा ऑन द इंटरनेट यूजर्स टू स्टोर मैनेज एसेस डिवाइस को एसेस करना, उसको मतलब ये करना। एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ रियलिंग ऑन लोकल सर्वर और डिवाइसेस, यानी कि आपका ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है। बट मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है, सॉरी हार्डवेयर डिवाइस मैनेज नहीं होता है एक्चुअली। इसमें आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी डी होगा। फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है इसका? एसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटा ओवर द इंटरनेट, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में 9 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंसर्न व्हाइल यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन? यानी कि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करते समय निम्न में कौन सी एक प्रमुख चिंता होती है? जब आईसीटी का उपयोग करते हो तो क्या खतरा होती है? खतरा होती है ना। मान लो जितना जो सुविधा का चीज है उसमें उतना नुकसान भी होता है। हाई स्टूडेंट अटेंडेंस, ऐसी कोई खतरा नहीं होती है। लैक ऑफ फिजिकल क्लासरूम, ये भी कोई खतरा नहीं होती है। साइबर सिक्योरिटी, क्या है? साइबर सिक्योरिटी ने साइबर सुरक्षा की खतरा हो सकता है, आपका डाटा कोई और लीक कर दे, ये सबसे बड़ा खतरा होता है जब आईसीटी का यूज करते हैं तो। ठीक है, यानी कि एज एजुकेशन मूव्स ऑनलाइन कंसर्न्स सच एज डाटा ब्रीचेज, हैकिंग, क्या डर होता है? हैकिंग का, या डाटा आपका कोई चुरा ले। एंड मिस यूज ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है उससे भी कोई मिस यूज कर लेगा आपका डाटा चुरा करके, तो बिकम क्रिटिकल। ये बहुत ज्यादा आईसीटी में क्या है, मतलब कि इसका बैड इम्पैक्ट है। इंश्योरिंग द साइबर सिक्योरिटी इज एसेंशियल इन आईसीटी एंड एनवायरनमेंट, समझे? यानी कि जैसे जैसे शिक्षा ऑनलाइन हो रही है, डेटा चोरी बढ़ रहा है, हैकिंग की समस्या आ रही है, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग जैसे साइबर खतरों को चिंता बढ़ती जा रही है, इसलिए आईसीटी के वातावरण में साइबर अत्यंत आवश्यक है, सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जब तक साइबर सुरक्षा नहीं होगी तब तक खतरा बना रहता है। ठीक है,
और 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो एलएमएस है, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, यानी कि आईसीटी सक्षम शिक्षा में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस की क्या भूमिका होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ओनली स्टोरिंग स्टूडेंट, जी नहीं। फिजिकल नहीं, यानी कि क्या होता है, डिलीवरिंग ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन शिक्षण को वितरित करने, ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए आपका एलएमएस का काम होता है। एलएमएस प्लेटफॉर्म जो होता है ना, क्या होता है, मॉड्यूल मॉडल गूगल क्लासरूम ईटीसी, यानी कि हेल्प एजुकेटर्स डिलीवर कंटेंट, कंटेंट को डिलीवर करना, ट्रैक प्रोग्रेस, गिव असाइन असेसमेंट्स एंड कम्युनिकेट विथ लर्नर इन ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन स्पेसेस, यानी कि एलएमएस प्लेटफॉर्म जैसे कि मॉड्यूल हो गया, गूगल हो गया, क्लासरूम हो गया आदि शिक्षकों की सामग्री वितरित करने, प्रगति पर नजर रखने, मूल्यांकन देने और शिक्षार्थियों से संवाद करने में सहायता करते हैं। ये जो होता है एक संगठित और ऑनलाइन वातावरण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा है ठीक ठाक। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन कैपिटल, यानी कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है, वो आपको यहाँ बताना है। तो पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, जी नहीं, ये नहीं करता है। स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स, यानी कि कुशल और शिक्षित कार्यबल, ये जो होता है आपका, यही जो होता है ह्यूमन कैपिटल को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो होता है रेफर्स टू द स्किल्स, कितना स्किल्स है, नॉलेज कितना है, एजुकेशन कितना है, एबिलिटीज प्रोसीड बाय द पीपल दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तभी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हाथ आजमा सकता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन और लैंड। कैपिटल माता है कि मानव पूंजी से तात्पर्य है कि लोगों के पास उपलब्ध कौशल कौशल ज्ञान, शिक्षा और क्षमताएं जो आर्थिक विकास में योगदान करती हैं, यह भौतिक पूंजी जैसे मशीन हो गया, जमीन से अलग होती है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइजेज, सतत विकास की अवधारणा किस पर बल देती है, वो आपको बताना। मैक्सिमाइजिंग नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगा तो उससे भी नहीं होता है, इकोनॉमिक्स नहीं होता है। मीटिंग प्रेजेंट नीड्स, अभी क्या जरूरत है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, यही क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, इंश्योर दैट करेंट डेवलपमेंट डज नॉट हार्म, करेंट डेवलपमेंट जो होता है हार्म नहीं करता है, एनवायरमेंटल हो गया, सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेस रिक्वायर्ड बाय फ्यूचर जनरेशन, यानी कि सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान विकास पर्यावरणीय, सामाजिक या आर्थिक संसाधनों को क्षति न पहुंचाए, जो मेरा आर्थिक समाज उसको क्षति न पहुंचाए, यानी कि जिन्हें भविष्य की पीढ़ियों को चाहिए, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है कम से कम उन्हें तो बचा के रखिए, उनको नुकसान आप मत करिए। ठीक है, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तो आप मान लीजिए प्रेजेंट में इस अर्थ पे रह रहे हैं, लेकिन जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन है, कम से कम उस जनरेशन को आप सेपरेट रखिए, उसको भी तो जीने का मौका दीजिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, यानी कि HDI जो होता है मानव विकास सूचकांक की गणना किन आधारों पर की जाती है, वो आपको बताना है। इनकम लिटरेसी, जी नहीं। हेल्थ एजुकेशन के आधार पर, नहीं। एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, जीडीपी कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट कितना है, रोजगार दर, जीडीपी और निर्यात, यही जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। यानी कि एचडीआई जो कंपोजिट इंडेक्स जो कि मेजर करता है आपका एवरेज अचीवमेंट कितना है, 3 बेसिक डायमेंशंस को देखा जाता है एक्चुअली, लॉन्ग healthy life, health, access to knowledge, education and decent standards of living, इनकम। ठीक ना, यानी कि एचडीआई एक संयोजित सूचकांक है जो 3 मुख्य आयामों में औसत उपलब्धियों को मापता है, स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और उचित जीवन स्तर को ही एचडीआई में देखा जाता है।
14 नंबर, which of the following is not a component of human development, यानी कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का घटक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए इक्विटी है, नहीं है पूछ रहा है, जरा फोकस करना होगा। समानता होता है, सस्टेनेबिलिटी होता है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता होता है, अर्बनाइजेशन जो होता है, कभी भी ये विकास का घटक नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी होगा। यानी कि द 4 पिलर ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ये बहुत मेन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये 4 पॉइंट जो है वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट का पिलर साबित होता है भाई। इक्विटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, यानी कि अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है, नॉट ए कोर कंपोनेंट ऑफ, क्या एक प्रोसेस है को ना कि नॉट ए कोर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं, समानता, स्थायित्व, उत्पादकता और सशक्तिकरण। नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह मानव विकास का मूल घटक नहीं है। मूल घटक क्या है? नगरीकरण मानव विकास का नहीं है। ठीक, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। Which of the following programs aims at rural employment generation, यानी कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार सृजन को लक्ष्य करता है, वो बताना है। देखिए मेक इन इंडिया ये नहीं करता। ग्रामीण जो ग्राम काम होता है, मनरेगा क्या है? मनरेगा जो होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा इज इंडियन लेबर लॉ दैट गारंटीज 100 डेज काम का गारंटी देता है ये कि मतलब 1 साल में 100 दिन काम देंगे एज पर योर टू रूरल हाउस होल्ड, जो लोग गांव में रहते हैं। एमिंग टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे जो होता है भूखमरी और जो बेरोजगार है वो कम होगा। मनरेगा एक भारतीय श्रम कानून है जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों, 1 साल में 100 दिन को मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है कि 100 दिन हम काम देंगे। इसका उद्देश्य जो होता है गरीबी और बेरोजगारी को कम करना है। अब 16 में आते हैं, थोड़ा वीडियो ये क्लास आपका लॉन्ग होगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे हर एक डिस्कशन मतलब एक्सप्लेन हो रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट द टर्म एम्पावरमेंट रेफर्स टू, यानी कि विकास के संदर्भ में सशक्तिकरण शब्द का क्या तात्पर्य है वो बताना। जब विकास हो रहा है, सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग ऑफेंस जी नहीं, ग्रांटिंग नहीं, इनहांसिंग पीपल एबिलिटी टू मेक चॉइस, यानी कि लोगों को निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है? लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, यही एम्पावरमेंट होता है कि आप जो निर्णय लेते हैं, मेक ए डिसीजन, आप निर्णय लेने की पावर को बढ़ाना, मेक ए डिसीजन टू चॉइस, यही होता है एम्पावरमेंट। यानी कि एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस of giving individuals more control over their lives by improving their decision making capacity and access to resources, यानी कि सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण देने के लिए उनकी निर्णय लेने की क्षमता, क्या है? निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, कंफ्यूजन्स नहीं, संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाया जाता है, यही आपका क्या होता है? एम्पावरमेंट। 17 में आते हैं, which of the following is best example the concept of inclusive development, यानी कि निम्न में से कौन सा समावेशी विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह समझता है, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? ये नंबर ऑप्शन ग्रोथ लिमिटेड जी नहीं, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस इन द डेवलपमेंट, यानी कि सभी वर्गों की विकास में समान भागीदारी होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव है। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो होता है इंश्योर दैट मार्जिनाइज disadvantaged and poor groups are not left out of the growth process and are active participant, यानी कि समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर खड़े वंचित और गरीब वर्गों को विकास की प्रक्रिया से बाहर न रखा जाए, सबको समान दृष्टि से, सबको समान रूप से विकास किया जाए, यानी कि वो इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए, यही जो होता है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, जेंडर
डेवलपमेंट प्राइमरी फोकस ऑन, यानी कि लैंगिक विकास का मुख्य रूप से फोकस किस पर होता है ये आपको बताना है। तो इंश्योरिंग द इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करना, यही आपका जेंडर इक्वलिटी को शो करता है, ठीक ना। यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करना क्या है, जेंडर डेवलपमेंट जो होता है एड्रेस सोशल economic and political inequalities between genders, aim to promote equal rights, access and opportunities। लैंगिक विकास का उद्देश्य लैंगिक असमानताओं जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक को दूर करना, समान अधिकार, पहुंच और अवसर प्रदान करना। आज क्या है, महिला और पुरुष का लगभग अधिकार सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का अधिकार सेम, वही लैंगिक वाला हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हिच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि जो HDR जो होता है, यानी कि वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है ये आपको बताना है। तो UNDP यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये क्या करता है आपका HDR मतलब कि डेवलपमेंट करता है संस्था, ठीक। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिशेस द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली पब्लिश करता है, यानी कि विच इंक्लूड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से सारा कुछ को ये एनालिसिस करके मेंटेन करके बताता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP हर साल वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें HDI रैंकिंग और विकास विश्लेषण शामिल होते हैं, ठीक। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी डेवलपमेंट स्टडीज, विकास अध्ययन में जनसंख्या घनत्व का क्या महत्व है वो आपको बताना है, ठीक ठीक है। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी नहीं होता है, इट रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ स्कूल नहीं होता है, इरिलीवेंट टू प्लानिंग ये भी नहीं होगा, इट शोज द प्रेजेंस ऑन लैंड एंड रिसोर्सेस, यह भूमि और संसाधनों पर दबाव को दर्शाता है, वही क्या होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी डेवलपमेंट होता है। यानी कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी लीड टू ओवर यूज ऑफ लैंड, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा लैंड यूज ज्यादा होगा, वाटर का होगा, पब्लिक फैसिलिटीज होंगे, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेस यूज, यानी कि अधिक जनसंख्या घनत्व से भूमि, जल और सार्वजनिक सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग हो सकता है, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना लैंड यूज होगा, जिससे कि योजना निर्माण और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, क्या है, कम्युनिकेशंस बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन, संचार तभी प्रभावी होता है जब जब मैसेज लेंदी बड़ा मैसेज हो नहीं होता है, सेंडर एजुकेटेड हो नहीं हो, द रिसीवर अंडरस्टैंड, जब आपका बात रिसीवर समझ ले, अंडरस्टैंड, इंटेंड मीनिंग, यानी कि प्राप्तकर्ता आशय को समझे, यही जो होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है occurs when the message sent by sender is properly interpreted and understood by the receiver। अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो अगर रिसीवर आपका मैसेज समझ जाता है, बात समझ जाता है और उसके बाद आपको फीडबैक देता है, यही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, विथ मिनिमल रिजॉर्टर, यानी कि प्रभावी संचार तब होता है जब प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता सही तरीके से समझे और उसका आशय स्पष्ट हो बिना किसी विकृति के। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, Which of the following is an example of non-verbal communications, यानी कि निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो फोन कॉल क्या होता है, वर्बल होता है, हम बोल कर बात करते हैं। रिटेन ईमेल क्या होता है, रिटेन ईमेल हो गया ये। स्माइल मुस्कान, जो मुस्कान होता है ये क्या होता है नॉन वर्बल होता है, यानी कि आप किसी को देख कर गुस्सा हो रहे हैं
तो क्या होगा, नॉन वर्बल हो रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके लग जाएगा कि आप गुस्सा है, कि आप हंस रहे हैं, कि आपके मतलब क्या चल रहा होता है। इस तरह से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, देख करके अंदाज लगा लेना, यानी कि स्माइल, मुस्कान क्या है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, वर्बल होता है, जो आपको पता ही है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द स्माइल। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस, जो आपका फेस के एक्सप्रेशंस को देख करके समझ जाते हैं आगे वाले व्यक्ति कि आपके मतलब आप किस टाइप का हंस रहे हैं, या मतलब कि गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, ये सब जो जितना भी है सब क्या है आपके नॉन वर्बल है। आई कांटेक्ट, आंख से बातें करना, आंख देख के मतलब समझ जाना। पोस्चर्स, गेस्चर्स, ये सब क्या है आपके नॉन वर्बल है, यानी कि डज नॉट यूज स्पोकन इन रिटेन वर्ड्स। नॉन वर्बल क्या होता है, आप स्पोकन और रिटेन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। ये ये किसका पार्ट होता है आपका, वर्बल का हो जाता है। ठीक है, यानी कि गैर मौखिक संचार में चेहरे के भाव, इशारे, शारीरिक मुद्रा, आंखों का संपर्क, ये सब शामिल होते हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic of effective communication? यानी कि निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है। जो विशेषता नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या है, होना चाहिए, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, क्लैरिटी, हाँ क्लैरिटी होना चाहिए। इसमें कह रहा विशेषता नहीं है। फीडबैक होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि एम्बिग्यूटी जो होता है, अस्पष्टता, जब आप यही जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की का पॉइंट नहीं है। अस्पष्टता है, अगर आप बात करते हैं किसी से, मान लीजिए अगर बात फ्रेश सही से नहीं कर पाता है तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। यानी कि एम्बिग्यूटी जो होता है, अस्पष्टता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। जो नहीं है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, क्यों नहीं है, एम्बिग्यूटी जो होता है क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एंड मिस इंटरप्रिटेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है शुड बी क्लियर होना चाहिए, कंसाइज, क्लियर कंसाइज, एंड अलाउ फीडबैक, जो कि फीडबैक मिलना चाहिए। और स्पष्टता भ्रम और गलतफहमी उत्पन्न करती है, जबकि प्रभावी जो संचार होता है उसमें स्पष्टता होता है, संक्षिप्तता और प्रतिपुष्टि की सुविधा होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग communications types involve hierarchical flow from top to bottom, यानी कि निम्न में से किस प्रकार के संचार में सूचना ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है, वो आपको बताना है। देखिए डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में जो होता है सूचना ऊपर से नीचे प्रभावित होती है। इस तीनों पॉइंट का हम डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं, जिनको देखना है जाके प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। यानी कि इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है, instructions, decisions and policies flow from top to management to subordinate in organizations। अवरोही संचार में जो निर्देश होते हैं, निर्णय और नीतियां शीर्ष प्रबंधन से अधीनस्थों तक प्रवाहित होते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है भाई, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विथ, यानी कि संचार की प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है। जब आप बात करते हैं शुरुआत कहाँ से होता है, रिसीवर्स जी नहीं, रिसीवर्स थोड़ी शुरुआत होता है, मैसेज से थोड़ी होता है। फीडबैक तो लास्ट वाला पॉइंट है, सेंडर। आप किसी को जब बात करना शुरू करते तो क्या करते हैं, कोई मैसेज सेंड करते हैं ना, बात शुरू करते हैं। यानी कि द सेंडर इनिशिएट्स द कम्युनिकेशंस व्हाइल इनकोडिंग एंड सेंडिंग ए मैसेज टू द रिसीवर। जब मैसेज सेंड किया जाता है किसके पास, रिसीवर के पास। विदाउट ए सेंडर नो कम्युनिकेशन कैन अकर, यानी कि प्रेषक ही संचार की प्रक्रिया शुरू करता है, वह संदेश को कूटबद्ध इनकोड करता है और प्राप्तकर्ता को भेजता है। प्रेषक के बिना संचार संभव नहीं है। यदि प्रेषक ना हो, सेंडर नहीं हो, तो किसी प्रकार से बातचीत नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब 26 में आया जाए।
इन कम्युनिकेशंस द टर्म इनकोडिंग मतलब क्या होता है, यानी कि इनकोडिंग शब्द का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। देखिए डिस्फेयरिंग ये नहीं होता है, ट्रांसलेटिंग थॉट्स इनटू सिंबल्स और लैंग्वेज, यानी कि विचारों को प्रतीकों या भाषा में बदलना, जो आपका विचार है, जो थॉट है, उसको भाषा में बदलना, यही क्या होता है, एक कम्युनिकेशन का इनकोडिंग का मतलब होता है। ठीक, यानी कि इनकोडिंग एक प्रोसेस है जहां पर वेयर सेंडर कन्वर्ट द आइडियाज इनटू वर्ड्स, अपना आइडिया और वर्ड्स को चेंज करता है, गेस्चर्स गेस्चर्स और सिंबल्स टू कन्वे ए मैसेज। ठीक है, यानी कि इनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक अपने विचारों को शब्दों, इशारों या प्रतीकों में बदलता है ताकि संदेश को प्रेषित किया जा सके। ठीक, अब 27 में आते हैं। चलिए, विच वेरियर अकर्स ड्यू टू डिफरेंसेज इन लैंग्वेज, जो वेरियर होता है, लैंग्वेज डिफरेंस होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बिहार के हैं तो हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर आता है। ठीक है, वोकैबुलरी और एसेंट, यानी कि किस बाधा का कारण भाषा, शब्दावली या उच्चारण में अंतर होता है वो आपको बताना है। तो इस ऐसा जब समस्याएं आती है लैंग्वेज, वोकैबुलरी और एसेंट का, तो ये जो आपका पार्ट होता है सेमेंटिक बैरियर का होता है। किसका होता है, सेमेंटिक बैरियर का होता है। ठीक है, फिजिकल क्या होता है, जो मतलब कि नॉइज डिस्टरबेंस, इमोशनल बैरियर, आप मतलब फेशियल, ये सब इमोशनल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाता है, इस तरह से आपका हुआ। यानी कि सेमेंटिक बैरियर जो होता है अराइज व्हेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज मिसअंडरस्टूड ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि अर्थगत बाधाएं तब उत्पन्न होती है जब भाषा, शब्दों के अर्थ या शब्दावली के भिन्न प्रयोग के कारण गलतफहमी होती है, तभी न होगा गलतफहमी होने के कारण। 28 नंबर, ग्रेप पाइन कम्युनिकेशन इज मोस्टली, यानी कि गोपनीय, क्या है गोपनीय मतलब ग्रेप वाइन संचार आमतौर पर होता है, ये बताना है। तो ये आपका इनफॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इनफॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस होता है। ग्रेप वाइन जो होता है कम्युनिकेशन स्प्रिट अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन, अनऑफिशियल होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए दोस्त यार में बात करते हैं तो क्या होता है, या अनऑफिशियल होता है। घर में अगर पापा मम्मी से बात करते हैं तो क्या होता है, अनऑफिशियल होता है। आपके मन में जो भी थॉट्स आता है आप डिस्कस करते हैं, तो द इनफॉर्मल नेटवर्क्स ऑफन थ्रू द रूमर्स एंड कॉजल कन्वर्जेंसेशन, यानी कि गोपनीय संचार के अंतर्गत गैर आधिकारिक जानकारी अनौपचारिक तरीकों से फैलती है, जैसे अफवाहें या सामान्य बातचीत के माध्यम से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अनइनफॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलिए अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, यानी कि संचार में प्रतिपुष्टि फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो फीडबैक होता है एक्सटेंड द मैसेज, मैसेज को बढ़ाता है, नहीं कंक्लूड नहीं, यानी कि कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, जो फीडबैक होता है वो समझ की पुष्टि करते कि आपको बातें समझ में आ गई है, उसका मतलब फीडबैक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था, इनफॉर्मल सही है ग्रेवाइन, एक होता है नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, जो नॉन फॉर्मल होता है वो मतलब जो आपका मतलब घर में बात करता है, एक अनऑफिशियल लैंग्वेज होता है जो नॉन फॉर्मल होता है। ठीक, अब आते हैं 29 हो गया। फीडबैक हेल्प्स करता है सेंडर नो वेदर द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड एज इंटेंडेड, यानी कि मेकिंग कम्युनिकेशंस टू वे एंड इफेक्टिव, जो दो वे कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिव होता है जब आपको अच्छा फीडबैक मिले, सामने वाले बात समझ जाए, क्या यानी कि प्रतिपुष्टि प्रेषक यह जानने में मदद करती है कि संदेश सही तरीके से समझा गया या नहीं, जिससे संचार द्विदिशात्मक और प्रभावी बनता है। ठीक, अब 30 नंबर क्वेश्चन, पैरालैंग्वेज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, संचार में पैरालैंग्वेज का तात्पर्य क्या है वो बताना है। तो साइन जी नहीं, जार्गन वर्ड नहीं होता है, टेक्निकल नहीं होता, वॉइस टोन, पिच और फेस, यानी कि स्वर की टोन, ऊंचाई और गति, ये पैरा
लैंग्वेज होता है। पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू द नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ स्पीच। ये नॉन वर्बल एलिमेंट होता है, जैसे कि टोन, आपका बोलने का टोन क्या है, पिच क्या है, वॉइस स्पीड कितना है, एंड पॉज आप कितना देर रुकते हैं, इफेक्ट हाउ द मैसेज इज प्रिसिव्ड। यानी कि पैरा लैंग्वेज का तात्पर्य भाषण के गैर मौखिक तत्वों से है, जैसे स्वर की टोन, गति, ठहराव आदि, जो संदेश की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब देखिए कंप्रीहेंशन, हर एग्जाम में कंप्रीहेंशन आता ही है, 10 नंबर का कंप्रीहेंशन आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहता है और ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ठीक है, यानी कि ये 10 नंबर का जो होता है हर एग्जाम में आता है, इसलिए हम आप लोगों के बीच कंप्रीहेंशन लाए हैं। एक टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ के आपको आंसर देना होता है। ठीक है, टॉपिक क्या है, पैसेज जो होता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में दिए हैं इसमें अभी, और हम दूसरे नेक्स्ट में तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ और दूसरा कंप्रीहेंशन ला के देंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है, एक डिसेंट थ्रेट है जो कि इट इज ऑलरेडी इफेक्टिंग द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। राइजिंग सी लेवल क्या हो रहा है, पिघल रहा है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट। सर पहले देखिए क्या है, पहला एक बार कंप्रीहेंशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है, फिर जाकर के हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद हमको आंसर उससे उसी से ढूंढना होता है। ठीक है, यानी कि हाउएवर ग्लोबल एक्शंस रिमेन्स फ्रेगमेंटेड व्हाइल द सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जो होते हैं इन्वेस्टिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सनशाइन कंट्री, इंडिया क्या सनशाइन कंट्री है जो रिन्यूएबल एनर्जी सनलाइट पे ज्यादा जोर दे रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करके, अदर कंटिन्यू टू रिले हेवनली इन फॉसिल फ्यूल्स। द लैक ऑफ अनयूनिफाइड ग्लोबल स्ट्रेटजी हैमर्स प्रोग्रेस, यानी कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस की द ब्रिजिंग दिस गैप if individuals understand the long-term implications of their choice, collective action and meaning impactful। यानी कि जलवायु परिवर्तन की कोई दूर की बात नहीं है, यह पहले से ही पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को क्या कर रहा है, प्रभावित करता आ रहा है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर का बढ़ना, हिमनदों का पिघलना और लगातार बढ़ती चरम मौसम घटनाएं इसकी उपस्थिति को अस्थायी याद दिलाती है। फिर भी वैश्विक प्रयास बिखरे हुए हैं, पूरे देश मिलकर क्या होता है, हर साल लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं कि नहीं हमको पोल्यूशन कम करना है। जहां कुछ देश नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीकों में निवेश कर रहे हैं, वहीं अन्य अब भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत सारे निर्भर हैं। यानी कि एक एकीकृत वैश्विक रणनीति की कमी प्रगति को बाधित करती है। इस अंतर को पाटने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने विकल्पों के दीर्घकालिक प्रभाव को समझे तो सामूहिक कार्यवाही अधिक प्रभावी हो सकती है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स क्लाइमेट चेंज ए प्रेजेंट नॉट ए फ्यूचर इशू। यानी कि गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन को भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का मुद्दा क्या बताता है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका मुद्दा क्या बताता है। फ्यूचर प्रिडिक्शंस जी नहीं, ग्लोबल इवेंट नहीं, विजिबल ग्लोबल इफेक्ट। जो विजिबल ग्लोबल इफेक्ट है ये आपका क्या है, फ्यूचर का मतलब कि मुद्दा क्या है, विजिबल ग्लोबल इफेक्ट। यहाँ देखिए ऑलरेडी अफेक्टिंग इकोसिस्टम इकोनॉमी, यहाँ एक बार मतलब आप क्वेश्चन देखने के साथ आप जो है एक बार इसमें थ्योरी में आ जाते हैं, जो आपका यह है ग्लोबल एक्शंस रिमेन्स फ्रेगमेंटेड, विच इसमें कौन सा मुद्दा नहीं है, ग्लोबल एक्शन है, रिमेन्स फ्रेगमेंटेड है, राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, एक्सट्रीम। यहाँ क्या कह रहा है आपका कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेक क्लाइमेट चेंज ए प्रेजेंट नोट ए फ्यूचर यूज। तो विजिबल ग्लोबल इफेक्ट स्पष्ट वैश्विक प्रभाव ये इसका मुद्दा नहीं होता है। द पैसेज हाईलाइटेड रियल टाइम कंसिक्वेंस, जहां पर रियल टाइम कंसिक्वेंस लिखा हुआ है, राइजिंग सी लेवल जो बताया अभी जस्ट, एक्सट्रीम वेदर प्रोवाइडिंग ऑलरेडी हैपनिंग, दिस इज राइट ऑप्शन सी। आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ के आपका आंसर हो जाता है। ठीक, अब आते हैं, यानी कि समुद्र स्तर में वृद्धि और मौसम की घटनाएं दर्शाती है कि अब हो रहा है, भविष्य की बात नहीं। व्हाट इज
व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्लो प्रोग्रेस? क्या है मेन कॉज ऑफ स्लो प्रोग्रेस इन कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन से निपटने में धीमी प्रगति का मुख्य कारण क्या है, वो बताना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, तो इसमें जो होता है ओवर पॉपुलेशन नहीं होता है, लैक ऑफ डाटा नहीं होता है, फ्रेगमेंटेड ग्लोबल एक्शन क्या होता है आपका, फ्रेगमेंटेड। मेन कॉज ऑफ स्लो प्रोग्रेस देखिए यहाँ पर आते हैं, देख लेते हैं मेन कॉज ऑफ मेन कॉज ऑफ मेन कॉज ऑफ यहाँ पर एक बार देख लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप आंसर खोज लेते हैं तो बहुत ही मतलब समझिए फ्री में नंबर मिल रहा है। हाउएवर द ग्लोबल एक्शन लिखा हुआ है ना, हाउएवर द ग्लोबल एक्शन रिमेन्स फ्रेगमेंटेड, क्या है रिमेन्स फ्रेगमेंटेड, बस बस आंसर आपको यहाँ मिल गया। देखिए आइए क्या है फ्रेगमेंटेड ग्लोबल एक्शन है ना, यानी कि कॉज ऑफ ग्लोबल फ्रेगमेंटेड ग्लोबल एक्शन। पैसेज लैक ऑफ यूनिफाइड ग्लोबल स्ट्रेटजी द मेन बैरियर टू प्रोग्रेस। गद्दांश बताता है कि एकीकृत वैश्विक रणनीति की कमी प्रकृति में क्या है बाधा है। ठीक, व्हाट इज द कंट्रास्ट इन ड्रॉ द पैसेज, इससे विरोधाभास पूछ रहा है कि विरोधाभास क्या दर्शाया गया है। तो देखिए रिच वर्सेस पुअर कंट्रीज होता ही है, फॉसिल फ्यूल वर्सेस ग्रीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जीवाश्म ईंधन बनाम हरित तकनीक जो होता है ये तो होना ही चाहिए। यानी कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, अवेयरनेस वर्सेस एजुकेशन, इसमें क्या कर रहा है कंट्रास्ट इन ड्रॉ इन पैसेज, यानी कि गद्दांश में कौन सा विरोधाभास दर्शाया गया, तो आपका ये हो जाएगा फॉसिल फ्यूल वर्सेस ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होगा फॉसिल फ्यूल वर्सेस ग्रीन टेक्नोलॉजी, यहाँ है ना फॉसिल फ्यूल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी है अदर कंट्री। यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है आपका ग्रीन क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी अदर कंटिन्यू टू रिले हेवीली इन फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पे आइए जहाँ कुछ देश नवीकरणीय ऊर्जा हरित तकनीकों में प्रवेश निवेश कर रहे हैं, वहीं अन्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है ना पॉइंट। बस यही जो पॉइंट आपका हो गया, यहाँ का आंसर हो गया, यानी कि ऑलरेडी आपको दिया रहता है, बस आपको हाँ दूसरे से खोज करके आंसर बनाना होता है। ठीक, 34 में क्या है, which of the following is not mentioned in the passage। देखिए इसमें आपको पैसेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या पैसेज में मेंशन नहीं है, नहीं आपको बताना है। ठीक, क्या पैसेज मेंशन नहीं है। देखिए अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ग्लेशियर मेंशन किया हुआ है, राइजिंग सी लेवल है, एक्सटिंक्टर दिखाई देते हैं, देख लीजिए एक बार आप, तो आपका कंफ्यूजन भी क्लियर होगा क्या क्या इसमें मेंटेन है ना। देखिए राइजिंग सी लेवल है, मेल्टिंग ग्लेशियर है यहाँ भी वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या है ग्लेशियर मेल्टिंग राइजिंग सी लेवल है, एक्सट्रीम वेदर भी है, चलिए देख लिया जाए एक्सट्रीम वेदर भी। ठीक है, राइजिंग सी लेवल फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर है ना, एक्सट्रीम वेदर है, सब कुछ तो है ही, तीनों चीज है। समुद्र स्तर का बढ़ना, हिमनदों का पिघलना और लगातार चरम मौसम घटना इसकी उपस्थिति का याद दिलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर आ जाते हैं मिलन तीनों चरम मौसम घटना है, समुद्र स्तर बढ़ना, हिमनदों का पिघलना, यानी कि कहीं भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कॉम्प्रिहेंशन देखिए इजी टाइप का, यदि आप क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत ही इजी होता है, बस एकदम कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लीजिएगा तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजी बनता है। अब 35 है जो आप लोग खुद से पढ़ के ढूंढिएगा, अगर जहां भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट्स करिएगा, आपका उसका मेरी टीम के द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा जहां भी आपको कंफ्यूजन हो। व्हाट रोल्स डज एजुकेशन प्ले अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी गद्दांश के अनुसार शिक्षा की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। अब गद्दांश पढ़िए, उसके अनुसार जो होता है इट ब्रिजेस द ग्लोबल एक्शन, यानी कि यह वैश्विक अंतर को पाटती है, ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। द पैसेज सजेस्ट, पैसेज जो आपको सजेस्ट कर रहा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस हेल्प कनेक्ट द इंडिविजुअल्स विद क्लाइमेट एक्शंस, शिक्षा और जागरूकता वैश्विक प्रयासों में सामंजस्य लाने का काम करती है। ठीक, 36 क्या है, अकॉर्डिंग टू पैसेज से क्वेश्चन करना है,
which tone best describe the author attitude, यानी कि लेखक के दृष्टिकोण को सबसे अच्छे से कौन सा भाव दर्शाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो अलार्म बट होपफुल, चिंतित और आशावादी, यही जो होता है दृष्टिकोण दर्शाता है। यानी कि while the author mentions serious issue, जो भी इश्यूज चल रहा है ना, there is hope, education and collective एक्शंस, यानी कि लेखक समस्या से चिंतित हैं परंतु शिक्षा और सहयोग से उम्मीद भी है कि शिक्षा और सहयोग होगा तो ये जो ग्लोबल इशू है वो कम हो सकता है। 37 नंबर, व्हाट इज द इम्प्लाइड अबाउट इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में क्या संकेत दिया गया है इस पैसेज में। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिटिल जी नहीं, इंडिविजुअल चॉइस मैटर, यानी कि व्यक्तियों के निर्णय महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। पैसेज पढ़ेंगे, द पैसेज एम्फसाइजेस दैट अवेयरनेस ऑफ चॉइस, क्या है अवेयरनेस ऑफ चॉइस लीड टू इम्पैक्टफुल एक्शन। गद्दांश कहता है कि व्यक्ति अपने निर्णयों को समझे, जो व्यक्ति का निर्णय उसको समझे और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक। 38, which literacy device is used in climate change is not a distant threat, यानी कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं है। वाक्य में कौन सा अलंकार लिया गया है ये आपको बताना है। ये मेटाफोर, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अलग से भी, मतलब एक दो क्वेश्चन आपको सोचने वाला होता है कॉम्प्रिहेंशन में भी। क्या होता है मेटाफोर, ठीक है। यानी कि कॉलिंग क्लाइमेट चेंज ए थ्रेट कंपेयर टू एन एनिमी विदाउट यूजिंग लाइक और एज विच, उसको क्या बोलते हैं मेटाफोर। यानी कि यहाँ जलवायु परिवर्तन को खतरा कहा गया है, इसका मतलब है कि रूपक अलंकार है क्योंकि इसकी तुलना बिना जैसे के की गई है, इसलिए क्या होता है रूपक मेटाफोर। 39 नंबर क्वेश्चन पैसेज का है, व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। अब जब पैसेज पढ़े हैं तो उसका बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है ये पूछा गया है। देखिए पैसेज पढ़ने से आपको लग ही गया होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में इशू है, क्लाइमेट चेंज ए शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि जलवायु परिवर्तन एक साझा जिम्मेदारी होती है। द पैसेज फोकस ऑन कलेक्टिव एक्शंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग दिस टाइटल सब टाइटल। गद्दांश में जलवायु परिवर्तन को सभी जिम्मेदारी बताया गया। यह शीर्षक सबसे उपयुक्त होगा पैसेज में। यानी कि अब 40 क्वेश्चंस पैसेज का आपका क्वेश्चंस ये भी है कि हाउ कैन क्लाइमेट एक्शन बिकम मोर इम्पैक्टफुल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। गद्दांश के अनुसार जलवायु कार्रवाई को कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वेनिंग का क्या कार को बंद कर देने से थोड़ी होगा, इंक्रीजिंग टैक्स बढ़ा के नहीं होगा। तो द एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यदि शिक्षा और जागरूकता का माध्यम बनाया जाए तो आप इस समस्या से क्लाइमेट एक्शन से निपट सकते हैं। ठीक है, यानी कि पैसे सजेस्ट करता है कि द पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैन ड्राइव द मीनिंगफुल चेंज, यानी कि दीर्घकालिक प्रभाव की समझ से सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है और शिक्षा से, और यह क्या है ये शिक्षा से ही संभव है। ठीक है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। Which educational approach focus on learning through the interaction and collaboration, यानी कि कौन सा क्या है कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण परस्पर क्रिया और सहयोग के माध्यम से अधिगम पर केंद्रित होता है वो आपको बताना है। तो कंट्रीब्यूट जो होता है अप्रोच ये आपका एजुकेशनल अप्रोच इंटरेक्शन कोलैबोरेशन मेथड को दिखाता है। यानी कि द कंट्रीब्यूट अप्रोच emphasizes that learners conscious knowledge actively so the interactions and experience कितना है आपका स्पेशली सोशल सेटिंग, यानी कि निर्माणवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि छात्र आपसी संवाद और अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, 44 नंबर which 42 number, which approach is primarily associated with BF Skinner, यानी कि कौन सा दृष्टिकोण BF स्किनर से संबंधित है ये बताना है आपको। ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट जो होता है BF स्किनर से
संबंधित है उस, ठीक है। यानी कि स्किनर इज नोन एज द ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कंडीशनिंग होता है फंडामेंटल पार्ट ऑफ द बिहेवियरिस्ट अप्रोच वेयर द लर्निंग इज बेस्ड ऑन द रेनफोर्समेंट। यानी कि स्किनर ने प्रेरक अनुबंध ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मूल क्या है, आधार है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन एजुकेशन एम्फेसाइजेज, शिक्षा में मानवतावादी दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है, तो मेमोराइज रट्टा मारना नहीं होता है, टीचर अथॉरिटी नहीं होता है, सेल्फ एको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि आत्म विकास और व्यक्तिगत उन्नति, यही क्या होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है एजुकेशन में। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन मतलब लर्नर सेंटर होता है, प्रमोट द फ्रीडम, आजादी मिलती है, क्रिएटिविटी करके सीखने का मौका मिलता है, एंड रियलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल, आपके अंदर जो पोटेंशियल है सारा पोटेंशियल का उसमें यूज करते हैं ना खुद से पढ़ने में। यानी कि मानवतावादी शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है और आत्म साक्षात्कार व रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, ठीक। अब 44 नंबर क्वेश्चन, पाउली फेरी क्या है, पाउलो फ्रेरे इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच एजुकेशनल अप्रोच, यानी कि पाउलो फ्रेरे किस शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक संबंधित है, वो बताना है आपका। क्रिटिकल पेडागोगी, यानी कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र जो होता है पाउलो फ्रेरे से संबंधित है, ठीक है। Freire advocated educations that promote the critical thinking, challenges operations through the dialogue। फ्रेरे ने शिक्षा संवाद और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से सामाजिक बदलाव उपकरण माना, ठीक। अब 44 में आते हैं, द इजिलिस्ट अप्रोच एम टू, यानी कि मूलतावादी दृष्टिकोण का उद्देश्य होता है, वो बताना है आपको। मूलतावादी जो होता है टेक टाइमलेस कोर नॉलेज, यानी कि शाश्वत मूलभूत ज्ञान सिखाना, यही आपका मूलतावादी दृष्टिकोण होता है, ठीक है। इजेंशलिस्ट, यही आपका मूलतावादी होता है, इजेंशलिस्ट होता है, ठीक। यानी कि इजेंशलिस्टिज्म focus on the transmitting core academic content like math, science and literatures that are the considered essentials, okay। मूलतावादी उन विषयों पर बल देता है जिन्हें शाश्वत और अनिवार्य ज्ञान माना जाता है, जैसे गणित और विज्ञान आदि, ठीक। 46 in which approach is the teacher seen as a facilitator rather than a transmitter, यानी कि किस दृष्टिकोण में शिक्षक को ज्ञान प्रसारक नहीं बल्कि सहायक फैसिलेटर के रूप में देखा जाता है, वो बताना आपको। तो कंट्रविस्ट में जो होते हैं शिक्षक सिर्फ फैसिलेटर होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, यानी कंट्रविस्ट जो होता है टीचर गाइड्स द लर्निंग प्रोसेस, कैसे पढ़ना है, रेदर देन डिलीवरिंग फैक्ट, और अपना फैक्ट नहीं देते हैं, गाइड करते हैं। निर्माणवाद शिक्षण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, केवल सूचना देने वाला ही होता है, उसमें लेक्चर देने वाले टीचर नहीं होते हैं। यानी कि 47 है, which approach emphasizes moral and ethical education based on the universal truth, कौन सा दृष्टिकोण सार्वभौमिक सत्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा पर बल देता है, वो बताना है आपका। पैनलिज्म, यानी कि सनातनी दृष्टिकोण जो होता है आपका मोरल और इथिकल पर बल देता है। पैनलिज्म जो बिलीव इन teaching ideas that lasting value and truth such as those of found in great literacy works, यानी कि सनातनी दृष्टिकोण में ऐसे विचारों को पढ़ाया जाता है जो शाश्वत सत्य माने जाते हैं, जैसे कि क्लासिक साहित्य, ठीक। अब 48 प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है किस पे बेस्ड होता है, फिलोसफी, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा किस दार्शनिक के विचारों पर आधारित है, वो बताना है। तो दार्शनिक है आपको जॉन डिवाई, क्या है, जॉन डिवाई है प्रगतिशील एजुकेशन, यानी कि डिवाई प्रमोट द लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग क्या है, लर्निंग बाय डूइंग,
यानी कि करते हुए सीखना। क्या है? करते हुए सीखना। ये जॉन डिवाई सर बोले थे। सा एजुकेशन टूल डेमोक्रेटिक सोशल रिफॉर्म। डोई ने करते हुए सीखने की बात कही। जो आप करके सीखते हैं इसे भी वो ज्यादा दिन तक याद रहता है कि बात की शिक्षा को सामाजिक सुधार और माध्यम माना। ठीक है, 49 में आते हैं। विच अप्रोच इंटीजर्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग इनटू द करिकुलम। यानी कि कौन सा दृष्टिकोण पाठ्यक्रम में वास्तविक जीवन की समस्याओं को शामिल करता है वो बताना है। तो एजेंशलिस्ट जो होता है मूलतावादी, ठीक है। क्या क्रिटिकल पेडागोगी एम्फेसाइजेज ऑन द जी नहीं, इसमें क्या होगा आपका कंट्रीविस्ट। सॉरी एक मिनट इसको देख लिया जाए। क्या है? विच अप्रोच इंटीजर्स रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है सॉल्विंग इनटू द करिकुलम, यानी कि कौन सा दृष्टिकोण पाठ्यक्रम में वास्तविक वास्तविक जीवन की समस्याओं को शामिल करता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पेडागोगी जो होता है आपका क्या होता है? वास्तविक जीवन को शामिल करता है। क्या हो जाएगा आपका? क्रिटिकल पेडागोगी। यानी क्रिटिकल पेडागोगी emphasizes using the education एनालाइज एंड एक्ट अपॉन द रियल सोसाइटल इशू। जो रियल सोसाइटल इशू होता है आपका क्रिटिकल पेडागोगी में होता है। यानी कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र शिक्षा को वास्तविक सामाजिक समस्याओं के समाधान का माध्यम मानता है। ठीक, अब सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है वो बताना है आपको। तो लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट। क्या है? लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट, अनुभव और परियोजनाओं के माध्यम से अधिगम। यदि आप एक्सपीरियंस करके कोई चीज को सीख रहे हैं तो लंबे समय तक आपको बातें याद रहती है। यानी यही होता है प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेस करके। एडवोकेट्स हैंड्स ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग दैट इनकरेज इंक्वायरी एंड क्रिएटिविटी। प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थी केंद्रित परियोजना आधारित अधिगम पर बल देता है। इस तरह से आज हमने टॉप मोस्ट 50 मॉक क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किए हैं। चलिए आप लोगों के लिए हमने क्विज भी स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोग